देखो आज के पेपर में आपके कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो सबसे ज्यादा जनों का गलत है। तो ये बिल्कुल 6 नंबर पे कॉन्फिडेंस ठीक है आपका। 6 नंबर में आ गया अब तो। क्या लॉजिक है 6 का? अच्छा, आगे समझ में सबको? जिनके नहीं आया था नहीं आया होगा ना कि कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है। इसमें देखो लॉजिक हो सकता है दूसरे भी लग रहे हो, बाकी जो मुझे लॉजिक समझ में आया इसके अंदर वो लॉजिक ये है कि यहां पर जो 5 और 9 है उनसे 52 लाने के लिए जो 9 है उसको जो है एक नंबर आगे माना जाए 10। तो यहां पर यदि हम 5 को गुणा करें अगर 10 से और यहां 7 की जगह रखें 8, कि अगर यहां पर 9 के अगले नंबर 10 से गुणा करें 5 को और यहां पर 7 के अगले नंबर 8 से गुणा करें 11 को, तो दोनों से जो रिजल्ट प्राप्त होगा उससे 52 और 90 लाने के लिए क्या प्लस करना पड़ेगा? +2। कि यहां पर जो है 5 दाएं 50 होगा और यहां 11 8 88 होगा, और यहां पे अगर 50 में 2 जोड़ देंगे तो 52 और यहां 88 में 2 जोड़ देंगे तो 90। अब सेम ऐसा ही लॉजिक हम पूरी तरह से प्रयोग कर सकते हैं सी में। सी में क्या होगा? 9 को जो हम गुणा करेंगे 6 के अगले नंबर कितने से? 7 से। 9 7 63 होगा और 63 में 2 जोड़ करके अगला नंबर कितना दिख रहा है? 65। तो ये वाले का जो आंसर था इसमें छठे क्वेश्चन में 5 जनों ने इसका सही उत्तर दिया है। इसके अलावा इसका गलत आंसर देने वालों की संख्या है 7। 7 जनों का गलत है, जिसमें 4 जनों ने आंसर गलत दिया है डी वाला, 2 जनों ने गलत आंसर दिया है बी वाला और 1 जने ने दिया है ए वाला। पहचान रहे हो आपस में? अच्छा चलो, और क्वेश्चन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यानी कि जो क्वेश्चन सभी का सही रहा वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पूरे 100% स्टूडेंटों का ठीक है। चौथे नंबर का क्वेश्चन आपका है निष्कर्ष का, यानी कि ये चीज आपने बिल्कुल क्लियर कर ली है। ये क्वेश्चन सभी का सही था, तो सभी का सही है तो इसको तो डिस्कस करने का मतलब ही नहीं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये भी 13 जनों का सही है, केवल 2 जनों का गलत है। पहला क्वेश्चन किसका था? पजल का था, यानी कि पजल भी आप क्लियर कर चुके हैं, पजल में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आपकी दिक्कत जो आ रही है ना वो एक तो आती है काउंटिंग फिगर में अंदर। फर्स्ट वैसे पजल आपने पढ़ा था या छोड़ दिया था पजल? हाँ पढ़ा नहीं, वो इसलिए जो है एक एक डेली के जो पजल आ रहे हैं उनसे ही जो है पजल को क्लियर कर लेंगे चैप्टर को। बाकी वैसे पजल में कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, और ये तो उस तरह का पजल था भी नहीं। इंफॉर्मेशन किसी में जनरली होती है 70% दी हुई, इसमें दी गई है 90%। कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ बता दिया इसने। लाइनें कम होनी चाहिए थी पजल के अंदर, लाइनें कम नहीं है इसके अंदर। अगर इस पजल को सॉल्व कराऊं मैं आपको तो इसमें जो है क्या बेस था? सोमवार से रविवार है, तो इसी को बेस लेकर के और जो है जमाएंगे अपन। ये इसके अंदर वार है जिसके बेस पे इसको जमाएंगे, और जमाने के लिए पहली लाइन तो है कि ई की परीक्षा शुक्रवार को है, तो ये ई हो गया। ई और डी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो ई से डी यहां भी हो सकता है और ई से डी नीचे भी हो सकता है। दोनों जगह पर डी अभी संभव है। अब डी पर और कोई लाइन आ जाए तो बेटर रहेगा, तो आगे एक लाइन दिखती है डी पर हमें कि एच की जो परीक्षा होगी वो डी के ठीक बाद होगी। अगर डी को यहां रखेंगे तो डी के बाद में हो ही नहीं पाएगी। इसका मतलब कंफर्म है कि डी को यहां रखेंगे तभी डी के बाद किसकी परीक्षा होगी? एच की। अगर इन तीनों पे और कोई लाइन मिल जाए तो पहले उनको बना लें। जैसे एच पर लाइन है, एच और जी के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है, तो जी कहां हो सकता है? 2 जगह आ सकता है, या तो यहां पे और या फिर यहां पर। तो फिर आगे की लाइन पढ़ लेते हैं और कुछ बच रही है इसके अंदर। एफ की परीक्षा डी से पहले वाले दिन है और वो भी ठीक पहले वाले दिन, तो डी से ठीक पहले वाले दिन ये परीक्षा हो गई एफ की। इसके बाद एक लास्ट लाइन और है,
एफ की परीक्षा डी से ठीक पहले वाले दिन हो गई। इसके बाद है आई की परीक्षा सोमवार को नहीं है। अगर देखो आई की परीक्षा सोमवार को नहीं है तो आई की परीक्षा इन दोनों पे बसती है। और कोई लाइन इसके अंदर है क्या? जे की परीक्षा ई के ठीक बाद वाले दिन है। हाँ तो ये पहले भर लेते हैं अपन, फिर ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। कैसे? देखो ई के जस्ट बाद वाले दिन जे जैसे ही हुआ। अब आई तो किस दिन मना किया था? सोमवार को नहीं है। तो अगर आई सोमवार को नहीं है तो आई कहां पे होगा? और जो बचा हुआ जो जी है वो कहां पे हो जाएगा? तो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी गई थी। पूछा गया था जे और एफ के बीच में कितने लोग हैं, तो जे और एफ के बीच में लोगों की संख्या है 3। तीसरा क्वेश्चन 11 जनों के सही है और 4 जनों के गलत हैं। यह है तीसरा क्वेश्चन। ये आपके जिस तरह के क्वेश्चन की अपन कल बात कर रहे थे कि चिन्ह निष्कर्ष में एक चीज बाकी रह सकती है कि जब हमें अलग अलग ग्रुप दिए जाएं, और यहां तो ग्रुप बहुत सारे हैं, एक ही ग्रुप में हो तब तो सीधे सीधे चिन्हों को देखकर डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं। मगर यहां पे जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें जी और सी के बीच में निष्कर्ष निकालना, अगर ये जी सी और ये जी सी, ये जी छोटा है या जी बड़ा है ये तय करना है, तो जी और सी को जोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है? सी ई के माध्यम से जुड़ सकता है, और जी ई के साथ में है तो फिर क्या करें? पहले जी और ई को उठा लें, फिर ई से सी जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्योंकि किन्हीं भी दो को जोड़ने के लिए अक्षर कॉमन होना चाहिए। अगर जी को और सी को जोड़ना है तो दोनों में जो कॉमन अक्षर है वो कौन सा हो गया? ये हो गया। यहां ये पता लग रहा है कि सी बराबर है ई के, और यहां पता लग रहा है कि ई छोटा है जी से। एक ही ग्रुप में आ चुके हैं अब ये। तो अब हम ये तय कर सकते हैं कि पहला सही है कि दूसरा सही है। और यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि जो बड़ा है दोनों में से वो बड़ा कौन है? अब जी अगर बड़ा है तो पहला वाला निष्कर्ष सही हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया। क्लियर है क्या सबको? और कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? तो इस बार काउंटिंग फिगर वाले में दिक्कत नहीं है क्या किसी को भी? सबने निकाली 11 आंसर इसके? ठीक है। 2 नंबर में ठीक है। केवल एक स्टूडेंट का गलत है तो वो होना भी चाहिए भाई, एक का तो गलत होना भी चाहिए ना। क्या है, देखो आप में से काफी स्टूडेंटों ने तो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, उसके बावजूद अगर मैक्सिमम 99% यदि आंसर सही लगा रहे हो तो मेरे तो पढ़ाने का मतलब ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी चैप्टर को आपने पढ़ा नहीं और उसके बावजूद भी आपके आंसर इतने ज्यादा ठीक हैं, तो मुझे खुद क्लास में आकर के उस अगले चैप्टर को पढ़ाने में संदेह होता है कि यार इनको तो आता है, इनको मैं क्या बता रहा हूं ये सारी चीजें। तो गलत किया करो थोड़े बहुत, क्योंकि आप में से कम 5 से 10 स्टूडेंट तो बिल्कुल नए हैं, उन्होंने चैप्टर ही नहीं पढ़ा उन्होंने, और चैप्टर नहीं पढ़ा उसके बावजूद भी इतने सही कर रहे हो आप। चलो तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि कल से कहीं गलत करना जबरदस्ती चालू कर दो। वर्बल रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर अपन ने पढ़े हैं, लगभग सारे ही चैप्टर जो एक क्रम किताब का है उस क्रम के अकॉर्डिंग वर्बल रीजनिंग के तो सारे ही चैप्टर पढ़ लिए। अब नॉन वर्बल जो पार्ट होता है यानी कि अशाब्दिक तर्क शक्ति, नॉन वर्बल यानी कि जहां बिना शब्दों के आकृतियों को देखकर उनके आकृति परिवर्तन को उत्तर के रूप में देखा जाता है, उनको कहते हैं नॉन वर्बल। आकृति वाले जो क्वेश्चन हो उस तरह के प्रश्न। तो आकृति में सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। और ये क्वेश्चन मैंने कल देख लिया था, ये पार्ट लगभग आपको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हमें इस आकृति का मिरर इमेज इनमें से छांटना हो तो मिरर इमेज इसके अंदर इसका है 2nd नंबर का, क्योंकि मिरर इमेज में केवल ये किया जाता है कि जो आकृति है उसका दायां बायां चेंज हो जाता है। ये PQ जो रेखा है ये यहां पे बताई गई है मिरर को,
यहां पर मिरर अगर होगा तो ये जो एरो है ये उल्टा दिखाई देगा ऐसा हमें, और अगर त्रिभुज उल्टा होने के बाद एरो ऐसा दिखाई देगा तो वो हमें दिखाई दे रहा है सेकंड नंबर के अंदर। ये जो उलटने का परिवर्तन है वो होता है दाएं बाएं के रूप में। और अगर यही मिरर अगर नीचे लगा दिया जाए तो इसको कहते हैं जल प्रतिबिंब, चाहे वो कहेगा दर्पण प्रतिबिंब, मगर हमें पलटना पड़ता है फिर नीचे की तरफ हमें। अब इसमें और भी आकृति के क्वेश्चन जो है लेते हैं इसके अंदर, जैसे कि ये क्वेश्चन लिया और इसका जो सही आंसर है वो है सी। और तुरंत अगर पहचानना हो तो आपको 3 लाइन बताता हूं, केवल उन 3 लाइनों का ध्यान रखना। जब आप एरो इस तरह का चेंज करते हैं जो पिछले क्वेश्चन में था, तो दाएं की जगह ये एरो हो जाएगा बाईं तरफ। अगर ये पूरी तरह से दाएं नहीं, आधा अगर दाईं तरफ झुका हुआ हो तो ये आधा बाईं तरफ झुका हुआ होगा, जैसा कि ये प्रश्न है अभी कि ये जो है ये दाईं तरफ आधा झुका हुआ है, तो आंसर जो होगा उसमें इस एरो का चेंजेस ऐसा होगा, बाईं तरफ झुका हुआ। अब इसका चेंजेस यहां किया नहीं, सेम लाइन है तो चेंजेस ही नहीं किया। बी में भी चेंजेस नहीं किया, सी और डी ने चेंजेस, सी ने भी नहीं किया। वैसे तो लाइन बिल्कुल सेम है, ये भी जो मुख्य एरो था वो ए में, बी में और डी में तीनों में चेंज नहीं किया, केवल सी ने किया है। तो इस एरो का जो चेंजेस है वो ये होना था, और ये केवल ए के उत्तर विकल्प ने दिखाया, सी ने। और तीसरा होता है कि अगर एरो हमारा इस तरीके से हो तो दर्पण प्रतिबिंब में चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि आप इसको उठा करके दाएं बाएं पलट भी देंगे तो एरो में फर्क नहीं होगा। फर्क केवल होता है दाएं बाएं के अंदर, कि अगर दाईं तरफ है तो बायां हो जाएगा, अगर आधा दाईं तरफ झुका हुआ है तो फिर आधा बाईं तरफ झुका हुआ होगा। जैसे अगर अब इसमें हम इस वाले क्वेश्चन को देखें तो जो त्रिभुज होता है ना वो पलटने पर चेंज नहीं होता है वो, क्योंकि इसमें दायां बायां कुछ है ही नहीं, दायां और बायां बिल्कुल एक जैसा होता है। मगर ये होगा कि अगर इसमें भरा हुआ जो हिस्सा था, अगर ये लाइन वाला हिस्सा यदि इसमें दाईं तरफ भरा है तो ये जो लाइन वाला हिस्सा है वो उत्तर में दाएं की जगह किधर होगा, बाईं तरफ। और अगर ये लाइन वाला हिस्सा दाएं की जगह बाएं हो तो उत्तर क्या होगा, फर्स्ट वाला ए आंसर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की जो लाइनें हैं वो चेंजेस नहीं होगी। वो अगर इनमें एरो बने होते हैं तो एरो जो है वो चेंज होकर के ऐसे दिखाई देते हैं। डी वाले के अंदर जैसा मैंने कहा कि ये जो लाइन है ना, ये लाइनें चेंज कर दी गई हैं, ये इस तरीके से नहीं हो सकता है, लाइन चेंजेस नहीं होती हैं। कभी भी लाइन गोले में त्रिभुज में भरी हो तो ये लाइनें चेंजेस नहीं होती हैं, ये लाइन भी चेंजेस नहीं होती है। भरी हुई लाइनें केवल चेंज होती है ये वाली। ये लाइन गोले में या त्रिभुज में होगी तो ऐसी दिखाई देगी हमें। चौकोर इस साइड ले आए और गोल उस साइड ले जाएं, और ऐसा अगर कर देंगे तो इसका आंसर फटाफट पता लग गया, और वो बी है, क्योंकि हमने कहा कि हम इस गोले के अंदर जो एरो ये जा रहा था चौकोर वाला, ये एरो अब दाएं की जगह बाईं तरफ होगा, कि जो एरो दाईं तरफ दिखाई दे रहा है उसको बाईं तरफ कर देना हमें। और जो गोल बाईं तरफ था, हाफ ऐसे भी कर सकते हो इसको आप, ये तरीका भी ठीक है। आपने किसी भी प्रश्न को हाफ किया और उसके बाद जो दाईं तरफ है उसको आपको बाईं हिस्से पे देखना है इधर। अब ये चौकोर इस साइड पर अगर आप देखोगे तो ऐसा आपको दिखाई देता है केवल इस वाले विकल्प में। फिर आप कर दो या हाफ कहे तो एरो से हो जाएगा सॉल्व। एरो राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो आंसर कौन सा होगा इसमें से, डी वाला। ये दाईं तरफ की डिजाइन है, ये इधर बाईं तरफ होनी चाहिए आंसर में, और इसका आंसर डी हो जाएगा 4th नंबर का, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि त्रिभुज इधर दिखे। ऐसा हमें दिखाई देता है 2 ऑप्शन में, पहले में और चौथे में, और त्रिभुज के साथ साथ में इस साइड पर ये लाइनें भी इधर आए, तो फिर दोनों चीजों को मैच किया तो ये अपने को मिलता है 4th आंसर के अंदर। और अगले क्वेश्चन में गए, और जैसा मैंने कहा क्वेश्चन में
आप ऐसे हाफ कर सकते हो, या हाफ केस में भी एरो है वैसे तो, एरो को डायरेक्ट बदल दो। एरो बदलते ही आपके 3 आंसर सही हो रहे हैं अभी। अब एरो के बाद में यहां पर जो इसमें फूल टाइप की आकृति है, इनको देखेंगे कि ये फूल इधर नहीं होकर के अब इधर आएगा, क्योंकि हाफ करोगे ना तो ये चीज इधर चल जाएगी। अब इसमें तो ये चीज इधर की इधर ही है, ये उत्तर होगा नहीं। और एक एरो के आधार पे भी तो गलत हुआ था हमारा, कि एरो चेंज नहीं किया था, जैसे इसने एरो चेंज नहीं किया, जबकि हम जानते हैं ये वाला एरो चेंज होकर के अब इधर की तरफ होगा ब्लैक डॉट, तो ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता था। अब तो चुनना इनमें से आंसर, और फूल की डिजाइन पे गौर करोगे तो आंसर मिल जाएगा। फूल की जो डिजाइन है जैसी थी वैसी ही मिरर इमेज करनी है, तो फिर राइट आंसर आपका होगा बी, क्योंकि फूल की जो डिजाइन है उसमें चेंजेस है। यहां पे फिर भी थोड़ा सा बारीक परिवर्तन था बी में और डी में, बाकी कई जगह तो केवल हम देखते हैं एरो है या कोई अक्षर है, उसी से डायरेक्ट सीधे सीधे आंसर पता लग जाता है। इसमें जैसा मैंने कहा आप हाफ कर सकते हो, कि जैसे अपन ने ये हाफ किया, हाफ करने पे क्या होगा कि ये जो लाइन वाला हिस्सा है, अब दाएं की जगह लाइन वाला हिस्सा इधर होगा, कि भाई उत्तर में क्या होगा, ये लाइनें दाएं की जगह बाएं इधर दिखाई देगी, और अगर ये लाइनें इधर दिखाई दे तो फिर ऐसा उत्तर विकल्प डी वाला हो जाएगा। और जैसी लाइनें खड़ी हैं उन लाइनों में चेंजेस नहीं होता है, इन लाइनों में चेंजेस नहीं होता है भरे हुए में, केवल इनमें होता है। ये जो लाइन है ये इस तरीके से दिखाई देती है, जबकि लाइन हमारे पास भरी हुई थी ऐसी, तो चेंजेस होगी नहीं, केवल दाएं की जगह बाएं दिखेगी। तो दाएं की जगह बाएं दिखेगी तो ये बाईं तरफ लाइनें आ गई, तो आंसर इसके अंदर हो जाएगा डी वाला। एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि त्रिभुज को तो इधर लियो, ये त्रिभुज है, इसको तो इधर लियो, और जो चौकोर है इसको उधर ले जाओ दाईं तरफ, यानी कि हाफ हाफ कर देना है। और अगर ऐसा कर दें तो प्रॉपर वे में पूरी चीजें डी में मिल जाएगी आपको, कि डी के अंदर आपको जो त्रिभुज प्रश्न के अंदर दाएं था वो बाएं हो गया, कि ये दाईं तरफ त्रिभुज था ये बाईं तरफ हो गया, ऐसे ही जो चौकोर था बाईं तरफ वो दाईं तरफ चले गया। बाकी ऑप्शन ऐसा लग सकता है कि शायद ये आंसर है, मगर कहीं ना कहीं लाइनों के अंदर उसमें मिस्टेक होगी। अगर इस प्रश्न का भी हाफ कर दें और अब इस एरो को तो इधर लिए और इसको उधर ले जाएं, तो फिर राइट आंसर इसके अंदर पूरी तरह से सी है। बाकी मिलते जुलते हो सकते हैं, जैसे डी मिलता जुलता है, मगर डी के अंदर गलती है कि यहां ब्लैक डॉट था जबकि उसके अंदर व्हाइट कर दिया गया, तो वो गलत है इसके अंदर। ब्लैक डॉट को दाएं की जगह इधर ले जाओ और आंसर आपका इसके अंदर हो जाएगा ए वाला। आकृति है, उस आकृति में हो सकता है तरह तरह के 4-5 हिस्से हों, उनमें से केवल 1 या 2 हिस्सों को देख करके भी सही उत्तर का पता लगाया जा सकता है। ये थोड़ा सा दाईं तरफ झुकी हुई है पत्ती, अगर ये दाईं तरफ झुकी हुई है तो आंसर में ये होनी चाहिए बाईं तरफ, इधर की तरफ होनी चाहिए। ये सी भी है तो डी क्यों नहीं हो सकता पत्ती के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि ये वाली जो पत्ती है ना, जब ये इस साइड आएगी तो लाइनें ऐसी होनी चाहिए, और इसके अंदर लाइनें खड़ी थी इसलिए ये गलत है, और राइट आंसर इसके अंदर है सी वाला। अब कुछ क्वेश्चन इसमें देखते हैं अक्षरों पर नंबरों पे, कि नंबरों के परिवर्तन करने हो। जैसे कि मान लीजिए एफ का परिवर्तन करना है तो एफ उल्टा होने पे ऐसा दिखेगा, अगर आर अक्षर है तो आर ऐसा दिखेगा, मगर जैसे ये ग्रुप है एफ और आर, तो इसमें क्या होगा कि दाईं तरफ का जो अक्षर था वो दिखाई देगा बाईं तरफ। तो अगर 3 अक्षर 4 अक्षर हो तो जो लास्ट अक्षर होगा वो दिखाई देगा दर्पण प्रतिबिंब में सबसे पहले। अब जैसे अक्षर के कुछ क्वेश्चन को यहां पर ले लेते हैं अपन, ये लिया अपन ने, जैसा हमने कहा लास्ट वाला जो अक्षर है वो सबसे पहले दिखेगा, ई सबसे पहले दिखेगा उल्टा होकर के, और ई अगर सबसे पहले दिखेगा उल्टा होकर के तो राइट आंसर हो गया डी वाला इसमें। अगर एल अक्षर ये वाला अगर उल्टा होकर के दिखेगा तो ये ऐसे दिखेगा, जो कि 3 नहीं 2 ऑप्शन में ठीक है। अब यहां चेक मत करो, अब यहीं चेक करो कि कहां फर्क है।
तो फाइनली आंसर इसमें डी होगा और चेक करना पड़ेगा सीधे सीधे इस अक्षर को। बी होगा, बी बिल्कुल, क्योंकि इस अक्षर को चेक करेंगे तो यहां तो एल का परिवर्तन दिया नहीं, एल का परिवर्तन इसने दिया है, तो फाइनली आंसर हो जाएगा इसमें बी वाला। तो इसमें हर अक्षर का यहां परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, अगर कोई दो ही ऑप्शन है तो वहीं जाकर के अक्षरों को कंपैरिजन कर लो। इसको कर रहे होंगे खैर आप तो। खैर वाई अक्षर का सही परिवर्तन 3 में है। अब वाई के बाद यहां मत देखो, ऑप्शन में देखो डायरेक्टली। 3 ऑप्शन में वाई था, टी तक कोई दिक्कत नहीं, आई तक कोई दिक्कत नहीं, मगर एल में फर्क है। एल से ये तो गलत हो गया, अब इन दोनों को देखेंगे। अब यू का फर्क है कि यू अक्षर जो है इस तरह से उल्टा होना दर्पण प्रतिबिंब होता है क्या? ये जल प्रतिबिंब होता है, जबकि हम दर्पण कर रहे हैं तो यू चेंजेस नहीं होगा और आंसर इसके अंदर होगा सी वाला। यहां पे एन अक्षर उल्टा करने पर ऐसे तो नहीं होगा, और बाकी चेंजेस आर में नहीं है, ई में चेंजेस है मगर यहां पर नहीं किया इसलिए गलत है। इनमें से कोई एक आंसर है, और एक ही गलती यह है कि ए में ई को उल्टा नहीं किया गया, जबकि ई का दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो फिर ई ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो चारों में से फाइनली जो आंसर है वो इसमें होगा बी वाला। आर अक्षर का चेंजेस 2 में सही है। अब दोनों में आगे चलते हैं, आर ई डबल जेड तक, तो जेड के अंदर आंसर मिल जाएगा और वो आंसर ए होगा, क्योंकि यहां एक जेड को तो उल्टा किया और एक को उल्टा नहीं किया। मिरर में देखेंगे दोनों जेड एक जैसे दिखाई देंगे उल्टे, तो यहां पर दोनों में से जो फाइनल आंसर है वो ए होगा। और अब इस पर आ जाते हैं, जी अक्षर का चेंजेस जिसने तो किया नहीं, और बाकियों में जी का जो चेंजेस है उसके बाद चलें तो एन तक सेम, आई तक सेम, एक्स भी सेम, आई भी सेम। एफ से आंसर पता लगेगा और वो आंसर यहां पर होगा बी वाला। अगर 2 अक्षर को चेंजेस करें तो 2 में लाइन इस जगह होती है। अब अगर इसको चेंजेस कर देंगे तो 2 का सही परिवर्तन केवल 3rd नंबर को छोड़ दें तो बाकी सब में था, 3rd को तो हटा दिया। 7 की भी गलती है, क्योंकि 7 उल्टा होने के बाद में ऐसा होगा, तो 7 को जो नीचे की तरफ पलटा गया वो भी काट दो। अब दोनों में फर्क 4G को लेकर के नहीं है, इस E को लेकर के है। बाकी सब सेम चल रहा था, E बताएगा कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो 2nd नंबर तो सही है और 1st नंबर वाला गलत है, क्योंकि E अक्षर का जो चेंजेस है दर्पण में वो ऐसे होगा और इस तरीके से होगा, तो नंबर जो 2nd है वो राइट आंसर होगा। अब ऐसे प्रश्न देख लेते हैं जिसके अंदर ये जो रेखा है MN रेखा या PQ रेखा जो आती हैं, अगर ये रेखाएं इस तरीके से नीचे आए, अगर रेखाएं नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो तो उसको कहते हैं जल प्रतिबिंब। वहां पर हमें अक्षरों को नीचे पलटना होता है कि अगर ये F है तो नीचे पलटने पे F ऐसे होगा, ये दोनों लाइनें ऊपर की जगह नीचे होगी। आर अक्षर में गोलाई ऊपर होती है मगर ये गोलाई नीचे की तरफ होकर के आर ऐसे दिखाई देगा। आर का 180 डिग्री परिवर्तन भी बना देता हूं, ये होता है 180, मगर कई बार हमें कंफ्यूजन में ऐसा लगता है कि आर से ये उल्टा जल प्रतिबिंब है, जबकि ये उल्टा नहीं, ये 180 डिग्री है। 180 डिग्री वो परिवर्तन होता है जब किसी आकृति का दर्पण प्रतिबिंब करने के बाद यदि जल प्रतिबिंब किया जाए, किसी अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब करके फिर जल प्रतिबिंब करें तो वो होता है 180 डिग्री। हम कर रहे हैं केवल जल प्रतिबिंब, तो हमें यह करना होगा कि चेंजेस केवल ऊपर के जो हिस्से हैं वो नीचे दिखाई देंगे, मगर ऐसा नहीं होगा कि दाएं की जगह वो चीजें बाएं दिखाई दें। दाएं बाएं सेम रहेंगे, ऊपर व नीचे की आकृतियों के हिस्से चेंजेस हो जाएंगे। अगर इसमें हम जल प्रतिबिंब का अगर ये क्वेश्चन ले लें कि अगर इस तरह से नीचे की साइड पर एक XY रेखा है, तो देखो
ये नीचे पलटने पर ए हमारा ऐसा हो जाएगा और ये त्रिभुज ऊपर आ जाएगा ऐसे। और केवल इतना सा परिवर्तन किसी उत्तर विकल्प में सही तरीके से देखेंगे तो वो किसमें मिलेगा? 4 नंबर के अंदर। क्योंकि सभी हिस्सों की जांच करने की जरूरत नहीं होती है, केवल कुछ हिस्से देख करके डायरेक्ट सही आंसर पता लगाया जा सकता है। अगर जल प्रतिबिंब के और एग्जाम्पल लें तो जैसे ये ले लेते हैं, इसमें तो हाफ भी सही सही किया हुआ है इस तरीके से कि गुणा तो नीचे आएगा, ये चौकोर बॉक्स नीचे आएगा, मगर ये जो गोल आकृति है ये ऊपर जाएगी। मगर गोल आकृति जब ऊपर जाएगी तो उसमें जो नीचे का हिस्सा भरा है, नीचे की जगह ये दिखाई देगा ऊपर की तरफ भरा हुआ। अगर इन दोनों को मैच कर लें, गुणा नीचे आता हो तो गुणा इसमें नीचे नहीं आ रहा तो ये हटाओ। गोल आकृति ऊपर जाएगी तो नीचे की जगह ऊपर वाला हिस्सा भरा होगा, तो फिर ये गलत है क्योंकि इसमें गोल आकृति का हिस्सा नीचे के नीचे ही है। अब बचेगी ये दोनों, इन दोनों में फर्क है इस डिजाइन के अंदर। और ये जो लाइन होती है 3 लाइनें, ये लाइनों में दर्पण में भी और जल में भी ये लाइनें तो चेंज नहीं होती, मगर ये लाइन दर्पण में भी चेंज होती थी और जल प्रतिबिंब में भी होगी। और अगर ये लाइन चेंज होगी तो ये लाइन इसमें दी गई थी ऐसी, तो अब आंसर में होगी ऐसी कि जो लाइन में ये टच हिस्सा नीचे की साइड पर था अब ये ऊपर की साइड चले जाएगा टच हिस्सा ये वाला। और लाइन अगर चेंज होगी तो लाइन चेंज होने पर ही फाइनली आंसर कौन सा होगा? सी वाला। तो लाइनों के रूप में इसको फिर समझ लो, कभी भी किसी चौकोर के अंदर, त्रिभुज के अंदर या गोले के अंदर लाइनें अगर ऐसी भरी हैं या ऐसी भरी हैं तो चेंज नहीं होगी, आंसर सेम ही रहेगा। यहां पे ये लाइनें चेंज नहीं होती हैं दोनों, मगर लाइन अगर ऐसी भरी हो तो ये चेंज हो जाती है। अब चाहिए कोई सी भी डिजाइन के अंदर भरी हो लाइनें, एरो है नीचे की साइड देखता हुआ, अब आंसर में ये एरो देखेगा ऊपर की तरफ। अगर एरो नीचे की साइड में था तो अब ये जाएगा ऊपर, और अगर ऊपर जाएगा तो 2 आंसर हैं डी और सी। अब आंसर इसके अंदर ये सी वाला जाएगा क्योंकि बिंदु नीचे की लाइन पर थे दोनों, तो जल प्रतिबिंब है तो इसमें नीचे की लाइन पर अगर कोई भी आकृति हिस्से हैं तो वो ऊपर दिखाई देंगे, तो ये दोनों बिंदु ऊपर दिखाई देंगे, तो वो हमें दिखता है सी विकल्प में, ये सही हो गया। नीचे की तरफ कुछ लाइनें भरी हुई हैं इसके अंदर, और यही लाइनें अगर ऊपर की तरफ दिखने लगे तो वो राइट आंसर होगा। और ऐसा हमें दिखाई देता है डी के अंदर। ये जो हिस्सा प्रश्न में नीचे की साइड पे कर्व लाइनों से भरा था, ये डी के अंदर ऊपर दिख रहा है, और यदि नीचे के से ऊपर दिखने लगे तो वो सही उत्तर होता है। यहां पर प्लस नीचे आएगा, और प्लस जो नीचे आएगा वो आएगा प्लस नीचे इस तरीके से यहां पे, और ऐसा प्लस हमें 2 ऑप्शन में दिखता है, एक तो इसमें प्लस की स्थिति सही है और इसमें भी सही है। अब इसमें नीचे की लाइन पर यहां पर ब्लैक हिस्सा भरा हुआ है, अगर ये ब्लैक हिस्सा नीचे है तो अब ये ब्लैक हिस्सा यहां इस लाइन पर ऊपर दिखेगा हमें, और हम देख रहे हैं बी के अंदर ऐसा नहीं है, ब्लैक हिस्सा इस वाली लाइन पर दिखाया गया, ये यहां पर, ये गलत है, ये जाएगा ऊपर की लाइन पर, और ऊपर की लाइन पर जाएगा तो फिर दोनों में से ये चयन करना बड़ा आसान है कि जल प्रतिबिंब इसका डी है। और लाइनों का ही फर्क होगा क्योंकि बहुत सारे हिस्से होते हैं तो गलतियां कई सारे हिस्सों में होती हैं, आपको 1 या 2 से पता लग जाता है, आप उनको देखते ही आंसर लगा के आगे बढ़ जाते हैं। त्रिभुज को यहां लेकर के आएंगे और उल्टा भी कर देंगे त्रिभुज को। अगर इस त्रिभुज को नीचे लाके उल्टा कर देंगे तो आंसर आ चुका है इसका, और वो आंसर इसका बी वाला होगा, क्योंकि इस चौकोर में हमें जो त्रिभुज ऊपर दिखता है उस त्रिभुज को नीचे लेके आना था, यहां पे ऊपर की जगह नीचे और पलट के लेके आना था। अब इस त्रिभुज की सही स्थिति को हमने सभी विकल्प में ढूंढा तो मिलता है केवल यहां पे, इसमें त्रिभुज सेम रखा गया और इसमें तो त्रिभुज को नीचे ही नहीं लेके आए, ये गलतियां हैं। तो इसके अंदर फाइनली आंसर बी वाला है। 2 त्रिभुजों को इंटरचेंज करना है,
खड़ी लाइन वाला जो त्रिभुज है वो नीचे आएगा और ये वाला जो त्रिभुज है ये ऊपर जाएगा। ऐसा कर दें कि खड़ी लाइन नीचे आ जाए, तो ये दो ऑप्शन में है क्या? दो में है। ये त्रिभुज तक ठीक है, यानी कि आंसर जाएगा एरो पे। अब एरो जो इसमें नीचे है ना, ये वाला, ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तो फिर फाइनली आंसर होगा ए वाला, कि जो एरो ये राइट हैंड साइड पे देख रहा था, नीचे की साइड जो एरो था वो ले गए ऊपर, यानी कि इस एरो को जस्ट ऊपर लेके जाएंगे यहां पे, और ये वाला एरो आएगा ऐसे। और ये जो सही कंडीशन है एरो की, ये हमें दिखाई देती है यहां पे। इसमें तो इंटरचेंज करना बहुत ही आसान है कि ब्लैक ऊपर ले गए, लाइन नीचे ले आए, चौखाने को नीचे और डॉटेड को ऊपर, और ये पूरी तरह से ए में अपने को मिल रहा है बिल्कुल। बाकी सब में कुछ ना कुछ गलती होगी, किसी में हो सकता है कि ब्लैक को ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं, डॉट है उसको वहीं के वहीं रख दिया डी में, तो सब में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। टाइम नहीं हुआ अभी, 10:05 हुए, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके, ठीक है ना? श्रवण जी सर, अरे वो तो खुद ही नहीं आए होंगे अभी। चलो तो अभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लेकर के एक अक्षर वाले जरूर लेंगे इसमें भी। एक ये कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन में इस वाली डिजाइन को नीचे लेके आएंगे और इस वाली डिजाइन को नीचे लेकर के आएंगे अगर, तो ये डिजाइन नीचे इस जगह से स्टार्ट होगी ऐसे, और ऐसे लेके आएंगे तो ये एक तो इसमें है और एक इसमें है, कि भाई एक बॉक्स में ये जो डिजाइन है हमारी, वो इधर से उठा करके हम ऐसे लेके आ रहे हैं नीचे, इसमें भी है और इसमें भी है। अब लाइनों का हिस्सा इसमें क्या है, ऐसा भरा हुआ है, तो ये चेंज होता है, ये भरी हुई लाइनें चेंज होती हैं ऐसे रूप में, और अगर इस तरह से लाइनें चेंज होकर के दिखाई दें तो ये सही आंसर यहां पर होगा डी वाला, क्योंकि इसमें लाइनें ऐसी भरी हुई हैं और ऊपर जो लाइनें भरी हुई थी वो ऐसे भरी हुई थी। तो केवल एक बॉक्स को नीचे लेकर के आना है और लाइनों का सही चेंजेस करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने कहा जल प्रतिबिंब में अक्षर के भी अब इसके अंदर देख लेते हैं। तो अक्षर वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें यहां पर आते हैं अपन क्वेश्चन पर। अगर इसको नीचे पलट करके देखें, टी अक्षर तो सब में सही दिया है, वाई अक्षर भी सब में सही दिया है, कहां जाके चेंजेस मिलता है? यहां मिलता है कि जो ये 6 है, ये 6 पलटने पर ये जो गोला है नीचे वाला ये ऊपर चल जाएगा, तो जो 9 होता है उसका उल्टा रूप दिखेगा। और यहां आकर के शायद गलतियां हैं कई ऑप्शन के अंदर, कई में क्या, एक में तो है कम से कम, कि ये वाला जो दिखाया गया 6 का परिवर्तन ये गलत है यहां पे। अब एल में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब में एल एक जैसा है और 4 भी एक जैसा है, तो 5 से जाकर के आंसर तय करते हैं, क्योंकि इन दोनों 5 के अंदर फर्क है। अब 5 का अगर चेंजेस करेंगे तो 5 का जो सही चेंजेस होगा वो कौन सा दिया हुआ है इसके अंदर, तो 5 का सही चेंजेस होगा ऐसे कि भाई ये वाला जो हिस्सा है खुला हुआ, ये ऊपर की जगह नीचे आ जाएगा, और ऊपर की जगह ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे इसमें दिया गया है, इसमें उल्टा करके दिखाया था, तो ये वाला 5 तो हटा देते हैं। अब इन दोनों में से अभी भी आंसर चुनना है और वो 2 को लेकर के आंसर चुनना है, तो बताओ 2 को लेकर आंसर चुनेंगे तो दोनों में से कौन सा होगा? तो 2 की जो सही स्थिति है वो है 4th के अंदर, कि 2 में क्या था, ये जो लाइन थी ना, सीधी लाइन तो ये बना दी मैंने, और ये वाली जो लाइन थी ये यहां से इस तरीके से बना दी, तो जो सही आंसर है वो 4th होगा। इसमें ये कर सकते हो कि थोड़ा सा 1 से 9 नंबर और अल्फाबेट के कुछ लेटर जैसे एन है या जी है, इनकी थोड़ी बनावट आप बना करके चेक कर लेना, जिससे कि आपको तुरंत पहचानने में दिक्कत ना आए। जैसे यहां भी 2 में और 5 में दिक्कत आती है। 2 प्रश्न और इसके बताता हूं मैं, ये वाले 3 क्वेश्चन केवल। ए अक्षर नीचे पलटने पर इसी तरह से दिखेगा, सी अक्षर पलटने पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सी नीचे पलट भी देंगे तो सेम रहेगा। अब ओ तक ठीक है, यू तक भी सब में सेम है, मगर एस को पलटा नहीं किया, इसलिए ये गलत है। और उनमें से फाइनली आंसर फिर कौन सा जाएगा, तो टी अक्षर को सही तरीके से पलटेंगे तो आंसर ये वाला होगा, क्योंकि इसमें टी को पलटा ही नहीं है। एफ को पलटने पर ये तो नहीं बनेगा, ये 180 है एफ का। अब ए एम तक, एम की गलती है यहां पे,
इन दोनों में से कोई एक आंसर है। एल अक्षर को यदि पलटेंगे तो एल अक्षर पलटने पर ऐसा बनेगा, और अगर इस तरीके से बनेगा तो फाइनली एस का आंसर होगा डी वाला। और अब यहां पे एन का परिवर्तन सबसे पहले होगा, तो आर का तो गलत है यहां पे। एन का तीनों में ठीक दिख रहा है, यू का ठीक दिख रहा है, सी का भी ठीक है, एल में जाकर के यहां गलती है। तो अब आंसर है इन दोनों में से कोई एक। ई अक्षर का परिवर्तन अगर नीचे की साइड करेंगे तो चेंज नहीं होना चाहिए था, यहां पे ई को पलटा गया, ये गलत है, ये दर्पण प्रतिबिंब कर दिया ई का, तो फिर ये भी गलत है। तो फाइनली आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। तो ये अपन ने दर्पण और जल के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसमें कुछ दर्पण जल के ऐसे भी क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं कि कितने अक्षर ऐसे हैं वर्णमाला में जो दर्पण में देखने पे चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन आए हुए हैं जो कल की क्लास में करेंगे अपन, तो आज इतना ही कर लेते हैं।